हेलो बच्चा लोग, हम आ गए हैं हैकर सीरीज में फिजिक्स का दूसरा वीडियो लेकर। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई नंबर 2, यूनिट नंबर 2, धारा विद्युत या विद्युत धारा की। ठीक है, हमने इकाई 1 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारे 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, साथ ही साथ 4 नंबर की डेरिवेशंस भी हमने सारी सॉल्व करी, उनके साथ हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करा है। ठीक है, उम्मीद है आपको वो सारी चीजें समझ आ गई होगी, उनकी आपने जमकर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, अभी सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस चैप्टर में हम डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी साथ में करने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो करते हैं स्टार्ट हमारी इकाई नंबर 2, धारा विद्युत, जिसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये हमारी इकाई का नाम देख लो बेटा, धारा विद्युत। ठीक है, यूनिट नंबर 2, इकाई नंबर 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 इसका आप देखिएगा कि क्या है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। किसको परिभाषित करना है बेटा? विद्युत वाहक बल को। चलो पढ़ते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, परिभाषा हमको दे रखी है, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ, ठीक है, परिपथ, कौन सा परिपथ? पूरे परिपथ, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, एक पूरे परिपथ में, ठीक है, एक पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, हमारे पास एक एकांक धनावेश है, उस एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में क्या करना है? प्रवाह करना है, और उसमें जितनी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, जितनी ऊर्जा लग रही है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल। ठीक है, सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं, खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। हमारे पास खुला टर्मिनल है, खुले टर्मिनल में सेल के बीच में जो अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है, उसी को हम बोलते हैं, सॉरी, सेल के बीच में अधिकतम जो विभवांतर होता है, उसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सूत्र इसका होता है वही जो विभवांतर का होता है। ठीक है, W अपन में Q0, एसआई मात्रक भी सेम होता है, एसआई मात्रक इसका भी क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको विद्युत वाहक बल समझ में आया होगा। सैंपल पेपर 2026 में 2 नंबर में आया था ये प्रश्न। ठीक है, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में, ठीक है, यहाँ पूरे परिपथ में, ठीक है, एकांक धनावेश को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, जितनी ऊर्जा का क्षय होता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। या फिर खुले परिपथ में रखे हुए सेल के बीच के अधिकतम विभवांतर को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, दोनों का सूत्र सेम होता है, W बटे में Q0। अगर फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी क्या होगी? यूनिट मतलब मात्रक भी क्या होगा? सेम, वोल्ट होगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा है कि ओम के नियम की 2 आवश्यक सीमाएं लिखिए। क्या पूछा है बेटा? ओम के नियम की 2 आवश्यक सीमाएं। चलो, ओम के नियम की सीमाएं, ये कब आया था? बोर्ड 2022 में, साथ ही सैंपल पेपर 2026 में। ठीक है, 2022 के बोर्ड पेपर में और 2026 के सैंपल पेपर में आया था। ठीक है, चलिए ओम के नियम की सीमाएं पहले नंबर पे देखते हैं। पहले नंबर पे लिखा है, यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, बशर्ते उनका ताप और भौतिक अवस्थाएं नियत रहे। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं, ठीक है, धात्विक चालक के लिए, जो धात्विक चालक होते हैं उन्हीं पर यह नियम उपयोग में कर सकते हैं। बशर्ते का मतलब होता है कि अगर उनका ताप, भौतिक अवस्था कैसी हो? नियत हो। ठीक है, जब एक धात्विक चालक की भौतिक अवस्थाएं और उसका ताप नियत रहता है, तब हम उसमें ओम के नियम का पालन करते हैं या ओम का नियम लगा सकते हैं। पहले नंबर की ये शर्त थी या पहले नंबर की ये कमी थी। ठीक है, सेकंड नंबर पे यह अनओमीय युक्तियों जैसे डायनमो, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य आदि पर लागू नहीं होता। ठीक है, अनओमिक का मतलब ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उनको बोलते हैं अनओमीय, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमीय। ठीक है, तो अनओमीय, ठीक है, अनओमीय युक्ति है हमारे पास, ये नाम दे रखे हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य, ठीक है, आदि इन पर लागू नहीं होता। ठीक है, 2 हमने सीमाएं बता दी। पहले नंबर की सीमा क्या? ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये अनओमीय के लिए सत्य नहीं है या अनओमीय पर लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा, ठीक है, तीसरे नंबर पे पूछा है विद्युत
सेल किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत सेल के बारे में पूछा है, उदाहरण बताना है, ठीक है। विद्युत सेल क्या बेटा, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, विद्युत सेल कहलाती है, ठीक है। ऐसी युक्ति जो क्या करे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत सेल। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत सेल। विद्युत सेल का मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ठीक है। उदाहरण एग्जांपल है यहाँ पे शुष्क सेल हो गया, ठीक है, लेकांसी सेल हो गया, ठीक है, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, ये क्या है, विद्युत सेल के एग्जांपल्स, ठीक है। कब आया था क्वेश्चन बेटा, परीक्षा बोर्ड 2023, ठीक है, परीक्षा बोर्ड कब आया था, 2023 में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा, ओम का नियम लिखो एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। चलो देखते हैं पहले तो ओम का नियम, अभी तो हमने शर्तें पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, मतलब हमारे पास एक चालक है, इसकी भौतिक, ना तो हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, ना ही उसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं, तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियम अनुसार, ठीक है, जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, विद्युत धारा के। तो मैं लिख सकता हूं V समानुपाती I, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, बराबर और एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोध, ठीक है। ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास विद्युत धारा है, ठीक है, ये हमारे पास विभवांतर है, ठीक है, इसके बीच से एक लाइन निकलेगी, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है बेटा, चैप्टर का नाम विद्युत धारा है। विद्युत धारा होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है बेटा, ठीक है। चलो भाई 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 न्यूमेरिकल आ गए हमारे, चलो बेटा न्यूमेरिकल आज हम साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पहले नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है, फटाक से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, फटाफट हेमंत सर आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दे रखा है, मतलब आपको V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। आपूर्ति पर 200 डब्ल्यू, ओ 200 डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या, डब्ल्यू मतलब होता है बेटा वाट, ठीक है, डब्ल्यू मतलब क्या, वाट, ठीक है। शक्ति देने के लिए बनाया गया है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। हमारे पास शक्ति, शक्ति मतलब P का मान दे रखा है, V मतलब विभवांतर का मान या विभव का मान दे रखा है, हमसे R मतलब प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। सूत्र की स्थापना, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र याद रखो, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, ठीक है। और यहां से R का मान कितना हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर बटे में P वैल्यू पुट करेंगे, ये R बराबर V का स्क्वायर मतलब 220 गुणित 220, ठीक है, बटे में आ जाएगा P कितना दे रखा है हमको 200, ठीक है, ये 200, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, फटाफट जीरो से जीरो काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या, R बराबर 11 गुणित 22, गुणा कर देंगे, ठीक है, 22 से कम 22 का 2 किराया 2, 22 से कम 22, 22 और 2 24, तो 242 ये हमारा आ गया, ये ओम में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फटाक से हेमंत सर ने सॉल्व कराया, आपको भी फटाफट सॉल्व करना है अपनी कॉपी में और उसके बाद अगला क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, ठीक है, किरचॉफ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा किरचॉफ का नियम, ठीक है। कौन का नियम बेटा, किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, बताता हूं वो भी, पहले क्वेश्चन किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखे, ठीक है। किसका नियम लिखना है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। चलो क्या होता है किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ के वोल्टता को किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद लूप में, ठीक है, किसी भी परिपथ, हमारे पास एक परिपथ है, ठीक है, और वो भी कैसा है, बंद लूप, मतलब ये हमारा डब्बा बना दिया, ठीक है, ये परिपथ है और ये बंद है पूरा, ठीक है। बंद लूप में प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है, कौन प्रवाहित हो रही है? बेटा डायग्राम पे फोकस इतना मत करना, ठीक है, अभी अपन डायग्राम आगे और अच्छे से बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने पर देखो प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, एक बंद परिपथ में जो धारा बह रही है वो धारा के साथ उनके संगत प्रतिरोध, मतलब इनमें प्रतिरोध, मान लो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध के बाद ये हमारा इरेजर कहाँ गया, ये हमारा इरेजर, ठीक है, वापस से मारकर, ठीक है, और ये यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा है आर, यहाँ पे बैटरी लगी है ई, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो और उसके साथ जो प्रतिरोध है वो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो और उसके साथ प्रतिरोध है वो, उन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के। ठीक है, किसके बराबर होता है? उस लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समेशन का साइन लगाया, इसको समेशन बोलते हैं। ठीक है, समेशन का मतलब होता है योग। ठीक है, योग मतलब प्लस, प्लस मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ने को इंग्लिश में और बोल सकते हैं सम या एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आई आर लिखा, आई आर मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक है, बराबर होगा ई फॉर एलिफेंट नहीं होता बेटा, ई फॉर विद्युत वाहक बल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ये जो नियम है बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम, फटाफट आपको याद करना है, लिखना है। ठीक है, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, अभी बैठ के याद भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वापस से न्यूमेरिकल आ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वापस से कराएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, पढ़ना ध्यान से। किसी कार की संचय बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? ई की वैल्यू दे रखी है, ई मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कितना दे दिया? 12 वोल्ट। ठीक है, कितना दे दिया बेटा? 12 वोल्ट। ठीक है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अब आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटो सो आर, छोटो सो आर मतलब छोटो वालो आर। ठीक है, आर का जो मान दे रखा है आपको वो दे रखा है 0.4, ये इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं बेटा? ओम। चलिए, ई बराबर होता है 12 वोल्ट, आर का मान दे रखा है हमको 0.4 ओम। ठीक है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है आई की। किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्या लगाओगे फॉर्मूला? V बराबर आई आर पढ़ा था हमने। ठीक है, यहां से आई बराबर हो जाएगा V बटे आर। V मतलब क्या? विभवांतर। और जो विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का विभवांतर। तो यहाँ पे लिख दिया ई। आर मतलब प्रतिरोध, यहाँ पे भी आर क्या है? प्रतिरोध। तो ई अपोन में आर बराबर आई। यहां से फॉर्मूला आया आई बराबर ई बटे में आर बराबर ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कहाँ है? 12/0.4। ठीक है, 12/0.4, 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, ये 3/0.1, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका आई बराबर, ये ऊपर गया 3 × 10, 3 × 10 मतलब आई बराबर 30। ठीक है, कितनी धारा होगी उसमें से? 30। 30 धारा किस में निकालते हैं? एम्पियर में निकालते हैं बेटा। किस में निकालते हैं? एम्पियर में। तो आई बराबर कितना आ गया? 30 एम्पियर। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके फटाक से इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये देखो आंसर 30 एम्पियर आया। सर एक और न्यूमेरिकल आ गया। अरे एक और न्यूमेरिकल आ गया तो क्या हुआ? करेंगे बेटा। ठीक है, फटाफट करते हैं। देखिए ध्यान से, वोल्ट, वोल्ट नहीं रे, 10 वोल्ट, 10 तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान दे रखा है आपको 10 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर आपको दे रखा है 3 ओम। ठीक है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। ठीक है, कोई सा एक प्रतिरोधक रखा हुआ है, ठीक है, जिससे संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5, आई का मान भी दे दिया रे 0.5 बटे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान दे दिया 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमको? प्रतिरोध ज्ञात। इसको अभी मत देखो, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो देखना है आपको। ठीक है बेटा, हमको ई का मान दे रखा है 10 वोल्ट, आर का मान दे रखा है 3 ओम। ठीक है,
आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और हमको बड़ा वाला आर निकालना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, आर प्लस आर, आर प्लस आर क्या होगा, कुल प्रतिरोध। फॉर्मूला बना यहां से आई बराबर ई बटे में आर प्लस आर, मान रख दो यहाँ पे 0.5 बराबर 10 बटे में 3 प्लस आर, यही बनेगा। चलो यही बना, इसको मैं लिख दूं 3 प्लस आर बराबर 10 बटे में 0.5, यही लिखेंगे, ठीक है। अरे ये नीचे था ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है। अब यहां से मैंने एक बार में, यहां से दो बार में, तो ये आ गया 2 बटे में 0.1, इसको मैं लिख दूं 20, लिख दूं बेटा, ये यहां से पॉइंट हटाया, बटे में 10 गया, ये 10 ऊपर आके ये कितना हो गया 20, ठीक है। देखो आंसर 3 प्लस आर बराबर 20, यहां से आर का मान आ गया 20 माइनस 3, तो आर बराबर आ जाएगा 17 आम, ठीक है, 17 ओम, ये हमारा 17 ओम, ठीक है। फटाक से वीडियो रोक के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फटाफट, झट से करवा दिया मैंने तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए वापस से आ गया बेटा एक न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल वापस से आ गया, वापस से कराना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये एक बैटरी के सिरों को कितने प्रतिरोध से जोड़ा, 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा, ठीक है। पर उसके सिरों का विभांतर, उसका जो विभांतर था वो हो गया 40 से 30 हो गया, ठीक है। एक मतलब हमारे पास प्रतिरोध थे, ठीक है, एक बैटरी थी, बैटरी का जो सिरो, बैटरी के जो सिर मतलब बैटरी के जो टर्मिनल्स थे उसको हमने 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा, तो उसका जो विभांतर था वो 40 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान से देखना, हमको आर का मान दे रखा है, कहाँ है, आर का मान 9 ओम दे दिया, ठीक है। अब ये जो 40 से 30 हुआ है, क्या हुआ बेटा, 40 से 30 हुआ है, तो इस 40 को हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल, और ये जो 30 हुआ है इसको हम बोलेंगे विभांतर, 40 को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, और 30 को हम बोलेंगे विभांतर। तो यहाँ पे E बराबर 40 लिख दिया, V बराबर 30 लिख दिया। हमारे पास एक सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध का, क्या होता है, R बराबर, ठीक है, बड़ा R E अपोन में V माइनस 1, यहाँ पे मान रखेंगे R बराबर ये 9, ठीक है, ये 40 बटे 30 माइनस 1, 0 से 0 कट गया, बचेगा क्या 9, 4 बटे 3 माइनस का 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा क्या, आर बराबर 9, ठीक है, 4 माइनस 3 बटे में 3, ठीक है, ये हो जाएगा आर बराबर 9, 1 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आर बराबर 3, आंसर आ गया कितना 3, सिंपल था बेटा, 3 आंसर आ गया, 3 लिया है, ये भाई ने भी 3 लेके आया, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लो या वीडियो रोको, फटाक से इसको सॉल्व करो, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है, फटफट हो जाएंगे। एक और आ गया देखो आपके सामने, ठीक है। सर आज तो आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करा रहे हो, अरे बेटा इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल बने थे, हम वो सारे करवा रहे हैं। ये भी देखो 2024 का है, ठीक है, 2024 अभ्यास पत्र जो था उसका सेट ए है ये, ठीक है बेटा। चलो, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दे रखा है 1 एम्पियर, ठीक है, आई का मान कितना दे दिया बेटा, 1 एम्पियर, ठीक है। उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब किसी भी एरिया से, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से, ये एरिया से, ठीक है, परिच्छेद से 1 सेकेंड में, टाइम दे दिया आपको 1 सेकेंड, बेटा ये सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या निकालना है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे ज्ञात करोगे। सॉरी ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, देखो फटाक से क्वेश्चन को देखना, ठीक है, हमको, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा हमको, आई मतलब विद्युत धारा दे रखी है, ठीक है, टी मतलब समय दे रखा है, ठीक है। आई बराबर होता है क्यू बटे में टी, पहले मैं मेरे हिसाब से समझूंगा, फिर जो लिखा हुआ है फिर वो समझेंगे, ठीक है। आई बराबर क्यू बटे टी होता है, ठीक है, यहां से क्यू बराबर हो जाएगा आई मल्टीप्लाई में टी, यही होगा बेटा। चलो यही होगा, तो सर क्यू का मान आ जाएगा 1 गुणित 1
मतलब Q बराबर आ जाएगा 1 कूलाम। ठीक है, ये तो हमने Q का मान निकाल लिया। अरे सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, Q का मान क्यों निकाला? बेटा Q का मान इसलिए निकाला क्योंकि Q के मान से ही हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलेगी। यहाँ से Q का मान कितना आया? 1 सेंटीमीटर। ओ, 1 सेंटीमीटर? अरे सर पागल हो गए आप तो, C4 सेंटीमीटर नहीं होता है, C4 क्या होता है? C4 गुलाम होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? C4 गुलाम होता है। यहाँ से Q का मान आया, हमने क्वांटीकरण पढ़ा है, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर प्लस माइनस एन ई लिख दिया। 2 बार क्यों लिखा सर? 2 बार इसलिए लिखा, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है हमारा मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश। ठीक है बेटा, मूल आवेश हमने बताया था आपको, मूल आवेश की परिभाषा भी बताई थी और उसका मान भी बताया था। कितना होता है, कितना होता है मूल आवेश का मान? बताओ बेटा जल्दी, कितना होता है? ये Q की जगह पे तो 1 रख दिया, N ऐसा का ऐसा। मूल आवेश का मान बताइए बेटा। मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यही होता है। ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। इसको सॉल्व आप लोग करोगे। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करोगे? n बराबर हो जाएगा 1/में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। इसको फटाफट सॉल्व करके आप कमेंट करके बताओगे कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इतना मैंने आपको बता दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी इसमें आंसर दे रखा है कि क्या आएगा। ठीक है, चलो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। ये न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत ही शानदार। अब न्यूमेरिकल नहीं आया, क्या आया? तो अंतर आ गया। चलो, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना अंतर कीजिए। कब आया था? बोर्ड 2020 2023। बेटा 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। कितने नंबर में? 3 नंबर में, 2020 और 2023 में। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रतिरोध में और विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना भी करनी है या अंतर? या तो तुलना कर लो या अंतर बता दो। तो नाम लिखा हमने इधर प्रतिरोध और यहाँ पे लिखा हमने विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, परिभाषा लिख दो। धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा के मार्ग में जिस मार्ग में विद्युत धारा बह रही है उसके मार्ग में अगर हमने रुकावट पैदा कर दी तो उस रुकावट को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध। चलिए, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई एकांक है, अनुप्रस्थ काट भी कितना है? एकांक है, तब उसके प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। यह चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यह किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। यह लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा अंतर, इसका एसआई मात्रक ओम है। ओम है। क्या है इसका एसआई मात्रक? ओम है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। ठीक है, फटाक से मैंने तीनों के मतलब बता दिए हैं आपको, फटाक से इसको याद भी करना है। ठीक है, और लिखना भी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो 3 नंबर में पहली डेरिवेशन है ये आपके सामने। ठीक है बेटा, पहली डेरिवेशन को हम करेंगे। पहली डेरिवेशन क्या बोलती है? किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, विद्युत वाहक बल मतलब ई, विभवांतर मतलब वी। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर। ठीक है, इन तीनों में क्या बताना है? संबंध बताना है। क्या बताना है बेटा? संबंध बताना है। चलिए देखते हैं। माना एक सेल, ये हमने सेल बनाया रखा है बेटा। ठीक है, ये क्या है? एक सेल है। माना एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ई। विद्युत वाहक बल कितना मान लिया हमने इसका? ई। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध आर। ठीक है, इसे एक बाह्य प्रतिरोध आर और पूंजी के साथ जोड़ा गया है। बाहरी प्रतिरोध। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध हमने आर जोड़ा है और इसके साथ के फोर की लगा रखी है। ठीक है, इससे हम बन चालू कर सकते हैं। चलिए, ये डायग्राम तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, डायग्राम तो हम ही समझ लेते। ठीक है, चलो समझ लेते तो अच्छी बात है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि करेंगे क्या। चलो देखते हैं। हमने विद्युत धारा पढ़ी है बेटा? पढ़ी है विद्युत धारा? नहीं पढ़ी? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि क्या बताओगे कमेंट करके कि मैं बताऊं आपको? ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है कमेंट करके बताना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम था हमारा V बराबर आई आर।
ठीक है, इससे हमने आई बराबर लिखा था वी बटे आर, लिखा था बेटा, हाँ सर लिखा था। ठीक है, आई बराबर वी बटे आर। चलो वही लिखा है हमने यहाँ पे कि कुल विद्युत वाहक बल वी, मैंने बताया था वी मतलब विभवांतर और ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल भी एक तरह का विभवांतर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कुल विद्युत वाहक बल और नीचे क्या आएगा कुल प्रतिरोध। R4 क्या होता है, रोज नहीं होता बेटा, R4 रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या आ गया, प्रतिरोध। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे E बराबर, ओ E का लिखा है बेटा, I लिखा है, आपकी आंखें खराब हो गई है। ठीक है, I बराबर क्या लिखा हमने, E बटे में प्रतिरोध, कुल टोटल प्रतिरोध क्या होगा, एक तो हमारे पास छोटा वाला R था और एक बड़ा वाला R था। ठीक है, एक पहले ही आ गया था तो उसको छोटा नाम रख दिया और एक बड़ा बाद में आया तो उसका बड़ा नाम रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा R प्लस R। इसमें बेटा किसी को कोई दिक्कत, ये लिखा आपके सामने I बराबर E बटे में R प्लस R। ठीक है, ये बटे में लिखा है, भाग में लिखा है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणे में लिख देंगे, E बराबर हो जाएगा I मल्टीप्लाई में R प्लस R। ठीक है, ये हो जाएगा E बराबर I छोटा वाला R प्लस I बड़ा वाला R। इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा, ये हमने लिख दिया E बराबर आई आर प्लस आई आर, समीकरण 1। अब हमको पता है ओम के नियम से बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, V है। विभवांतर कितना माना हमने, V माना, तो V बराबर क्या हो जाएगा आई आर। यहाँ पे दिख रहा है आपको आई आर, तो ये E बराबर हो जाएगा I छोटा R प्लस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, V लिख दूंगा बेटा। ठीक है, वही लिखा है इन्होंने भी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यहां से हो जाएगा V बराबर, ये V प्लस का मतलब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो E माइनस का आई आर। ठीक है, हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलिए यहां तक बेटा किसी को कोई क्लियर, यहाँ पे बोल दिया हमने यही ई वी और आर में संबंध है। यही क्या है बेटा, ई वी और आर, ई वी आर मतलब वी फॉर विभवांतर, यही विभवांतर विद्युत वाहक बल, और आर, आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। बेटा किसी को कोई दिक्कत, ये फटाक से हमने फ्लुएंटली आपको फटाफट डेरिवेशन समझा दी है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कर लिया बेटा इनने, ये तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अगर आंतरिक प्रतिरोध का भी आपसे सूत्र पूछ ले तो कुछ मत करना, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई को बटे में पहुंचा देना। ठीक है, और आई की वैल्यू रख देना वी बटे आर, ये सिंपल है, कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, वापस से सर न्यूमेरिकल लिया है आप तो। बेटा न्यूमेरिकल भी तो करना पड़ेगा फिजिक्स में। चलिए, क्या दे रखा है, सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान हो। हे लिखा है, चलो हे सामर्थ्य देखो, पावर दे रखी है हमको, शक्ति दे रखी है, एक P बराबर 100 वाट। ठीक है, एक दे रखी है P बराबर 400 वाट। ठीक है, उनका प्रतिरोधों की तुलना करनी है। अगर उनकी वोल्टता मतलब V का मान कैसा हो जाए, समान हो जाए। हमने पढ़ा था P बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R, यही होता है बेटा। चलो करते हैं क्वेश्चन। हमने P1 माना 100 वाट, माना क्या दे रखा है। ठीक है, P2 माना 400 वाट, ये भी दे रखा है, और V क्या है उसमें समान है, ये भी हमने मान लिया। चूंकि हमारा फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर अपन में R, यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में P। अब दोनों में क्या है बेटा, V का मान सेम है तो R में लिख दूंगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे में P। ठीक है, कुछ भी नहीं सर, दोनों में V का मान बराबर है तो मैं ऐसा लिख दूं इसको, R1 R2 बराबर P2 P1। सर क्यों लिख रहे हो ऐसा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं बेटा। इसको मैं लिख दूं V स्क्वायर बराबर, V स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा RP। ठीक है, V स्क्वायर बराबर RP मतलब R1 P1। वैसे ही V स्क्वायर बराबर R2 P2, क्योंकि दोनों में विभांतर तो क्या है बेटा, सेम है, तो हमने दो इक्वेशन लिखी। यहाँ पे V स्क्वायर बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो यहां से मैं लिख दूं R1 P1 बराबर R2 P2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा R1 बटे R2 बटे P2 बटे P1। ठीक है, R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1। मान रख दिया यहाँ पे 400 बटे 100, तो 4 बटे 1 आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व, ये भी 2 बार आया बेटा, 19 में भी आया था,
23 में भी आया था, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो फटाक से इसको वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो चलो चलो, वापस से न्यूमेरिकल। सर कितने न्यूमेरिकल कराओगे यार आप? ठीक है बेटा, जितने न्यूमेरिकल इसमें है उतने तो करने पड़ेंगे ना हमको, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर दें। एक चालक तार है जिसकी जो लंबाई है उसको मूल लंबाई, मतलब जो उसकी एक्चुअल लंबाई है उसका आधा करना है। ठीक है, कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, अब लंबाई को तो आधा कर रहे हैं पर उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पर हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हमारे पास सूत्र है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आर बराबर है हमारा रो एल बटे में ए। ठीक है, एल को हमने आधा कर दिया मतलब एल बटे 2 कर दिया। ठीक है, और ए को दुगुना कर दिया मतलब 2a कर दिया। ठीक है, मान रख दिया यहाँ पे आर बराबर रो। ठीक है, ये हो जाएगा एल बटे 2 बटे में 2a। ठीक है, इसको मैं लिख दूं आर बराबर रो, ठीक है, एल अपोन में आर बराबर, सॉरी, आर बराबर रो एल अपोन में 2 दूनी 4a, इतना लिख सकता हूं क्या बेटा? ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, एल अपोन में ए आ गया। ठीक है, एल अपोन में ये पी एल अपोन में ए, इसको मैं आर डैश लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ सर? आर बराबर होता है रो एल बटे में ए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको अगर मैंने आर डैश मान लिया, क्या मान लिया बेटा? आर डैश मान लिया, और इसको एल डैश मान लिया, और इसको ए डैश मान लिया। वैसे यहाँ पे एल डैश हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे एल डैश हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर डैश, लिख सकते हो सर। तो ये आर बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इस पूरे की जगह पे? आर डैश बटे 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी वही आया हमारा आर डैश बराबर आर बटे 4। सर यहाँ पे आर डैश पहले आ रहा है, यहाँ पे आर बाद में आ रहा है, आपका आर पहले आ रहा है, आपका आर डैश बाद में आ रहा है। तो बेटा इसमें ऐसा हुआ कि जो आर डैश है, ठीक है, उन्होंने एल डैश अपोन में ए डैश लिया और अपन ने डायरेक्ट क्या लिख दिया? आर बराबर पी एल अपोन में ए। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर ये भी करोगे तो सही है, इसको करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वापस से बेटा अंतर आ गया। ठीक है, अंतर एक बार आप पढ़ो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, पढ़ रहे हो बेटा? एक बार आप पढ़ के देख लो कि सर 3 अंतर लिखे हैं, तब तक सर आपके पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अंतर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखिए। कितने? 3 अंतर लिखने हैं। किस किस में? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। चलिए देखते हैं। यह खुले परिपथ में सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभव का अंतर होता है। मैंने बताया था विद्युत वाहक बल में सेल के, जब सेल खुले परिपथ में रखा है तो उनके बीच का अधिकतम विभवांतर को ही क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। वही लिखा है यहाँ पे हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट, यह बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है। ठीक है, बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, इसका मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और इसका मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका प्रतिरोध पर नहीं करता है, उसका प्रतिरोध पर करता है। ठीक है, यह परिपथ में धारा प्रवाह का कारण है, यह परिपथ में धारा प्रवाह का परिणाम है, ओ सॉरी परिणाम है। ठीक है, सिंपल सा अंतर था, आप पढ़ के ही समझ लेते बेटा। ठीक है, 2023 के बोर्ड पेपर में 3 नंबर में आया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ गया आपका। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, कौन सा सेतु? व्हीट स्टोन सेतु। इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन सेतु का नामांकन चित्र बनाइए एवं व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त लिखिए। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? यह 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसमें अगर एक की वैल्यू हमको पता नहीं हो तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे हम थोड़ी देर बाद। ये डायग्राम है हमारे पास, एक बैटरी लगी हुई है,
ठीक है, बैटरी से एक चतुर्भुज जोड़ा गया है, चतुर्भुज में चार तो क्या लगाए हैं, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का चिन्ह है बेटा, चार तो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उनके बीच में हमने एक जी फोर गूगल नहीं बेटा, जी4 गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, जिससे धारा का माप पता चल रहा है कि कितनी धारा उसमें बह रही है, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम था। यह चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था होती है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। संतुलन की शर्त क्या है बेटा, संतुलन की शर्त भी पढ़ लेते हैं। जब धारा मापी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को धारा मापी बोलते हैं, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता तो सेतु संतुलित रहता है, ठीक है, मतलब उसमें जो ये इस टाइप से उसका एक वो रहता है, ठीक है, चिन्ह रहता है, अगर उसमें से धारा बहती है तो वो इस टाइप से हलने लगता है, विक्षेप करने लगता है, तो संतुलन की शर्त यह है कि इसको विक्षेप नहीं करना है, बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शर्त क्या है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, मतलब ये अभी मैंने बताया आपको, ये जो दोनों, ठीक है, ये कहाँ गए डायग्राम, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, इस टाइप का हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ठीक है, ये प्रतिरोध, और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, लगा हुआ है, ये यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे एस था, ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं संलग्न, क्या बोलते हैं बेटा, संलग्न, इन लोगों को, इन दोनों को भी हम क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं, ठीक है। इन दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात मतलब पी बटे क्यू हमेशा बराबर होता है दूसरे दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के, तो मतलब आर बटे एस के, ये है इसकी शर्त, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आए तो आपको इतना लिखना है, ठीक है, चलते हैं आगे 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 आगे। चलो, नई डेरिवेशन 17 नंबर पे पहुंच गए बेटा हम, डेरिवेशन की डेरिवेशन बची हुई है, ठीक है, न्यूमेरिकल तो हमने बहुत कर लिया, अभी आगे और भी है शायद न्यूमेरिकल, ठीक है। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है, किसमें बेटा, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में। चलो, विद्युत धारा मतलब आई, अनुगमन वेग मतलब वीडी, वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बेटा इसको, तो इसलिए उसका चिन्ह क्या बन गया, बीडी, बीडी नहीं है ये, ठीक है, नहीं तो तुम बीडी जला के बैठ जाओ, ठीक है, वीडी लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, आई और वीडी में संबंध बताना है। चलो, ये डायग्राम देखो आप, ठीक है, डायग्राम में, ठीक है, एक चालक है, ठीक है, चालक की जो लंबाई है वो एल है, अनुप्रस्थ काट का मान ए है, ठीक है, पी से क्यू चालक है, ठीक है, इसमें जो ई फोर, बताइए कमेंट करके ई4 क्या होता है, ठीक है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। हमने बताया था आपको इकाई 1 में कि ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाह करते हैं। चलिए, माना एक चालक जिसकी लंबाई एल है, ये लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए, ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक है, इसमें प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, एन, मतलब देखो ध्यान से, ये हमारा डायग्राम, ठीक है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, मतलब ये इसके मैं बहुत सारे टुकड़े कर दूं, यहां से अलग, 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 ठीक है, बहुत सारे टुकड़े कर सकता हूं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एन होती है, ठीक है। अब मान लो कितने टुकड़े कर रहे सर, टोटल संख्या क्या होगी, अब इसका क्षेत्रफल कितना, ए, लंबाई कितनी, एल, तो मैं ए का गुणा एल में कर दूं तो पहले तो इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, उसमें मैं एन का गुणा कर दूं तो किसकी संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख सकते हैं एन ए एल, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं बड़ा वाला एन, बड़ा वाला एन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। चलिए देखते हैं हम डेरिवेशन को आगे, ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो, हमने चालक का आयतन लिख दिया, ए गुणित एल, उसका क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, ठीक है, आयतन लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही अभी मैंने जो आपको करके बताया सेम यहीं पे वो है, ठीक है, एन में ए एल का मल्टीप्लाई कर दो तो एन की वैल्यू आ जाएगी एन ए एल, ठीक है। अब हमने क्वांटीकरण पढ़ा है, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला एन ले लेते हैं, वहां पे छोटा एन इसलिए लेते थे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे बड़ा एन ले लिया, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यहाँ से मान रखेंगे Q बराबर एन की जगह पे रखेंगे क्या, एन ए एल ई, ठीक है, ये हमारा Q आवेश आ गया, ठीक है। अब Q का मान तो हमने रख दिया, T का मान भी निकालेंगे, ठीक है, T का मान कैसे निकालेंगे सर, सर बताओ कैसे निकालेंगे, वेग बराबर होता है, या हाँ, वेग नहीं सर, दूरी लिख दो, हाँ चलो वही लिख दो, वेग बराबर होता है विस्थापन,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूरी बटे चाल, ठीक है, वो भी चलेगा। विस्थापन, एक और फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय, दोनों से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज मेंशन कर दी है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। समय का मान निकालना है, समय, ठीक है, चाल के सूत्र से निकालेंगे तो चाल, रुकना 2 मिनट बेटा, ये चाल तो यही है। अब देखो, ये समय जो था वो ऊपर आ गया तो चाल नीचे चल जाएगा, तो दूरी बटे चाल इसका सूत्र बन गया, ठीक है। इससे देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, समय, ठीक है, बराबर विस्थापन, ठीक है, दोनों से याद रखना है बेटा, विस्थापन बटे में वेग हो जाएगा, ठीक है। एक तो समय का सूत्र ये हो गया, एक समय का सूत्र ये हो गया, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, समय t बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है अभी हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है, l लंबाई थी उसकी, ठीक है, लंबाई वही दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया l, चाल कितनी लिखी उसकी vd, ठीक है। यहाँ से t का मान निकल गया, यहाँ से q का मान निकल गया। अब फॉर्मूला होता है I बराबर q बटे में t, ठीक है, ये लिखा I बराबर q बटे में t, q का मान रख दिया हमने NaLe, ठीक है, t का मान रख दिया, क्या हो गया, L बटे में Vd, ठीक है, ये L से L कट गया, ये जो Vd था वो ऊपर चला गया, तो I बराबर आ गया NaeVd, ये क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन या अपवाह वेग में संबंध, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये लो बेटा, वापस से न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल वापस से आ गया। चलो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है, एक चालक तार है जिसकी लंबाई हम खींच रहे हैं, ठीक है, वो कैसी हो रही है, दुगनी हो गई है, ठीक है, मतलब 1 मीटर का था तो खींच के हमने बना दिया उसको, और कितने मीटर का कर दिया, 2 मीटर का कर दिया, ठीक है। किसी चालक तार की लंबाई खींचकर हमने दोगुनी कर दी, ठीक है, तब उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। अब हमको बताना है कि उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ेगा, ठीक है। चलो गणना करते हैं, लिख दिया हमने, माना तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी, क्षेत्रफल कितना था, A था, ठीक है, और R बराबर हमको पता है क्या होता है, L बटे में A। अब तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहेगा, ठीक है, मतलब जब तार को खींचेंगे तो उसका जो आयतन रहेगा बेटा वो नियत रहेगा, ठीक है, मतलब मान लो हमने जो आयतन था, आयतन तो वही रहेगा, खींच के क्या हो जाएगा, बस लंबाई में परिवर्तन आएगा, बाकी आयतन तो वही रहेगा, ठीक है। तो हमने ए एल को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। नई लंबाई को हमने लिया एल डैश, क्या लिया बेटा, एल डैश, जो कि दोगुनी हो गई है उसके पुराने वाली लंबाई के, तो ये कितना हो गया 2L, एल डैश बराबर 2L। अब यहां से ए डैश एल डैश, आयतन भी तो नया लिया हमने, आयतन नया लिया, ए डैश एल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ए एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, ए एल के, क्योंकि नियत है, एल का मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ए, ठीक है, या फिर इसमें मान रख दो ए डैश, एल की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2L, ठीक है, ये एल से ये एल कट गया, बचेगा क्या, ए बराबर ए डैश मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ से ए डैश का मान कितना आ जाएगा, ए बटे 2, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, किसमें पुट करेंगे, आर डैश बराबर रो एल डैश अपन में ए डैश, ठीक है, एल डैश की जगह पे 2L लिख दिया, ए डैश की जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, ए बटे 2 लिख दिया, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा, ये रो 2L अपोन में ए बटे में 2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रो 2 दूनी 4L, ठीक है, अपोन में ए, ठीक है, ये हो गया 4L अपोन में ए बराबर में आर डैश, ठीक है। अब हमको पता है ये किसकी वैल्यू है बेटा, आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर डैश बराबर 4R, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है आर डैश बराबर 4R, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फटाक से हमने सॉल्व कर दिया। आगे एक बार चलते हैं, ये आंसर देख लेते हैं, ये आर डैश बराबर आर। चलिए अब आए हमारे किरचॉफ के नियम, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 पे आ चुके हैं हम, किस पे आ गए बेटा, प्रश्न क्रमांक 19 पे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 क्या बोलता है कि धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को सचित्र समझाइए, चित्र सहित किरचॉफ के नियम समझाना है। दूसरा नियम तो मैंने समझा ही दिया है आपको, ठीक है, दूसरा नियम आपको समझा दिया है। पहला नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। हमारे पास ये एक संधि है, ठीक है, इस संधि पर बहुत सारी धारा है, ठीक है, एक I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3
जा रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है। ठीक है, तो इस पे जो टोटल विद्युत धारा का मान होगा वो कितना होगा बेटा, शून्य होगा। यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। लिखेंगे कैसे, जो धारा संधि की ओर आएगी उसको प्लस लिखना है, जो उससे बाहर जाएगी उसको माइनस लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस का, ठीक है, माइनस का I2, ठीक है, माइनस का I3, ठीक है, प्लस का I4, ठीक है, माइनस का I5 बराबर शून्य। ठीक है, तो प्लस वाले इधर ही रहने दो, I1 प्लस I4 बराबर में I2 प्लस I3 प्लस I5। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, ये हमारा चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा द्वितीय नियम समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था, बस ये समझा देता हूं। हमारे पास ए बी, ठीक है, सी डी और ई एफ, ठीक है, ये हमारे पास बंद लूप है। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस R1 R2 और एक R3 लगा हुआ है। ठीक है, इसमें से विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। बेटा इसमें भी किरचॉफ का नियम पूछा है, तो किरचॉफ का नियम हमने 2 बार पढ़ लिया ऊपर। ठीक है, वही लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सुधरा दूंगा सर से। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 25 लिखवा गया है। ठीक है, मेरे से थोड़ी सी दिक्कत होगी बेटा, आपके सर से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, प्रश्न क्रमांक 25 लिख दिया, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसके आधार पर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित करना है। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, P बटे क्यू बराबर R बटे एस। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या करेंगे। स्थापना, माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, एबीसीडी चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस प्रतिरोध लगे हुए हैं, बी डी के बीच धारामापी G लगा हुआ है और AC के बीच सेल E लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को हम ऊपर करेंगे। ठीक है, डायग्राम ऊपर हो सर। ठीक है, डायग्राम के जस्ट नीचे E सेल लगा हुआ है। चलो देखते हैं, संतुलन की अवस्था में IG का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बंद लूप, ठीक है, देखना ध्यान से, बंद लूप A B D A, कौन से बंद लूप में जा रहे हैं, A B D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो P मिला, एक G मिला और एक R मिला, तो 3 प्रतिरोध हमको P G R मिले। ठीक है, चलिए ध्यान से, P G R मिले, धारा उसमें बह रही है I1। ठीक है, तो I1P प्लस IgG माइनस का I2 R बराबर क्या लिखा हमने, 0 लिखा। चलिए IG का मान कितना था, 0 था, तो यहाँ से IG का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, IG का मान 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, I1P माइनस का I2R बराबर का 0, मतलब I1P बराबर आ गया हमारे पास I2R। ठीक है बेटा, चलिए ये आ गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1। चलिए दूसरा बंद पाश लेते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, दूसरा बंद पाश। ठीक है, दूसरा बंद पाश ये वाला बचा, बी सी डी बी। क्या बचा बेटा, बी सी डी बी। चलो इसमें कौन कौन से हैं, क्यू जी एस। चलो क्यू जी एस, ये देखते हैं, I1Q माइनस का I2S माइनस का IgG बराबर 0। चलो वही IG का मान 0 रखना है, तो I1Q माइनस I2S बराबर कितना आ जाएगा, 0, और I1Q बराबर क्या जाएगा, I2S। इसको नाम दिया समीकरण 2। कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है। ठीक है, तो I1P बटे में I1Q बराबर I2R बटे में I2R। यहां से क्या होगा, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, बचेगा क्या, P अपॉन में Q बराबर R बटे में S। ठीक है, चलिए यही क्या है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर पदार्थ की चालकता के लिए सूत्र लिखिए। अपवाह वेग के आधार पर क्या लिखना है, चालकता का सूत्र लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे सर। ठीक है, क्या है, चलो देखिए ध्यान से हमको। अब देखो हमको क्या क्या पता है, I बराबर होता है NaeVd। ठीक है, क्या होता है, NaeVd। ये अभी हमने अनुगमन वेग से धारा का मान निकाला। चलिए धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I बटे में A। ठीक है, I का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, NaeVd बटे में A से A कट जाएगा, तो J के बराबर में क्या आ जाएगा, NeVd। इसको क्या नाम दिया हमने, समीकरण 1। अब अपवाह वेग का सूत्र में Vd का जो मान होता है वो होता है E मल्टीप्लाई में बड़ा E अपॉन में M, और यहाँ पे होता है टाउ। ठीक है, टाउ होता है वहां का टाइम। ठीक है, चलो वैल्यू रखेंगे, J बराबर हो जाएगा Ne,
ये देखो एन ई ऐसा कैसा, वी डी की जगह पे ई अपॉन में एम, और ये क्या हो गया टाउ। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा एन ई की घात 2, ठीक है, टाउ, ठीक है, अपॉन में एम, और ये हमने ई को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ओम का नियम लगा के जो जे का मान होता है वो होता है सिग्मा ई, कितना होता है बेटा, सिग्मा ई। यहाँ पे जे का मान रख देंगे हम, जे का मान कितना निकला हमारा, एन ई स्क्वायर टाउ अपन में एम, ये ई बराबर सिग्मा मल्टीप्लाई में ई से ई कट गया तो सिग्मा का मान आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपन में एम। ये क्या है, हमारा व्यंजक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं आगे कुछ और करा है क्या इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, यही क्या था हमारा आंसर था, ठीक है। इसी के साथ आपकी इकाई नंबर 2, ठीक है, इकाई नंबर 2 आपकी समाप्त हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। ये हमने इकाई नंबर 2 को भी क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। इकाई 2 भी हमने समाप्त कर ली है, ठीक है। आपको जो भी चीज में डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हैकर सीरीज चल रही है, हैकर सीरीज में हमने इकाई 2 को समाप्त कर लिया है, अब इकाई 3 का भी वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हेमंत सर आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, थैंक यू।